हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल कॉमर्स शाला। तो जैसा कि फ्रेंड पहले हमने 6 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के। उसके ही आगे से आज हम स्टार्ट करते हैं। 7th पॉइंट है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन यानी रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन रिक्वायर्स दैट द रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन should be included in the accounting records only when it is realized. Here arises two equations in mind, मतलब इसमें दो इक्वेशंस माइंड में रखनी पड़ती है, दो क्वेश्चंस माइंड में रहते हैं। फर्स्ट क्या रहता है? फर्स्ट इज टर्म्ड एज रिवेन्यू एंड द अदर व्हेन द रिवेन्यू इज रियलाइज्ड। मतलब पहला टर्म जो रहता है वो रिवेन्यू का रहता है। Let us take the first revenue in the gross inflow of cash arising from the sale of goods and service। मतलब कि जो हमारा माल बेचने से रिलेटेड रेवेन्यू जो हमें जनरेट होता है, मिलता है रेवेन्यू, उसके लिए उसको and used by other of enterprises resource yielding interest, royalties and dividends। उससे जो इंटरेस्ट मिलता है, रॉयल्टीज मिलती है, डिविडेंड्स मिलते हैं। सेकेंडली क्या होता है? रेवेन्यू is assumed to be realized when a legal right to receive it arises। जैसे कि I मतलब the point of time when goods have been sold or services have been rendered। Thus credit sales are treated as revenue। मतलब कि एक क्रेडिट सेल जो होता है उधार में दिया गया माल, ठीक है, वो एक तरह से रेवेन्यू की तरह ट्रीट किया जाता है। ऑन द डे सेल्स आर मेड एंड नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड बाय द बायर। मतलब कि बायर के द्वारा जो माल खरीदता है उसके द्वारा जब तक हमें पैसा नहीं मिल जाता तब तक उसको हम रेवेन्यू ही मानते हैं, ठीक है। एज फॉर द इनकम सच एज रेंट, जैसे कि रेंट की इनकम, कमीशन, इंटरेस्ट, एक्सेट्रा और भी अदर चीजें हो सकती हैं जो कि हमें नहीं मिला तब तक तो हम उसे रेवेन्यू ही मानते हैं। जैसे कि हमारा सेल हुई है, सेल हुई है हमारी 1 जनवरी को, ठीक है, और हमें क्रेडिट सेल है और हमें पैसा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारे लिए वो रेवेन्यू ही रहेगा, ठीक है। और जैसे हमारे पैसा हमें मिलता है नेक्स्ट डे, जैसे जनवरी 2005 में हुई है सेल, हमें पैसा मिला है, कैश मिला है हमें 5 जनवरी 2006 में, ठीक है। तो यानी इतना टाइम पीरियड जो इसके बीच का है वो हमारे लिए रेवेन्यू है, ठीक है। ऐसे ही रेंट होता है, कमीशन है, इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017 even if received at time basis in April 2017। मतलब कि जो मार्च का रेंट था वो अप्रैल में मिलना था, तो विल बी टेकन इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके लिए वो हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, है ना, हमें मिल जाएगा। तो ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अकाउंट एंडिंग मार्च 31st, मतलब कि जो 31 मार्च को एंडिंग होती है हमारे अकाउंट की, तो उसमें हमारे लिए क्या था? वो इनकम थी, ठीक है। और जब क्योंकि वो हमें अप्रैल में मिलनी थी तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया एंड नॉट इनटू फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग विद अप्रैल 2017। सिमिलरली इफ इंटरेस्ट फॉर अप्रैल 2017 इज रिसीव्ड इन एडवांस इन मार्च, मतलब कि अगर हमें यही अप्रैल वाली मार्च में मिल गई होती तो वो मार्च के लिए एडवांस हो गई थी। It will be taken to the profit and loss account of the financial year ending 2018। मतलब कि ऐसा समझ लो कि हमने कोई भी रूम रेंट पर दे रखा है, ठीक है, तो वो हमारा जो फेयर का किराया था हमें कब मिलेगा? मार्च में, ठीक है। लेकिन अगर हमें वो जनवरी में मिल जाता है तो वो हमारे लिए क्या हो गया? एडवांस, ठीक है। इसी तरह से जो मार्च में कराया था अप्रैल में मिलना था, अप्रैल की जगह हमें मार्च में ही मिल गया तो वो हमारे लिए एडवांस हो गया। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्या है? इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क, यदि काम चालू है,
विच टेक लॉन्ग टाइम, जो कि लंबा समय लेगा। तो से 2 to 3 years टू कंप्लीट, जैसे 2 से 3 साल में अगर वो कंप्लीट हो रहा है तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि जितना काम कंप्लीट हो गया है उतना तो हमारा प्रॉफिट लॉस में रहेगा, बाकी का जो बचा हुआ वो रेवेन्यू रहेगा। जैसे हमारा काम है 5 लाख रुपए का, ठीक है, 5 साल तक चलेगा काम। तो अगर हमारे काम 2 साल तक चल गया, ठीक है, तो यानी 2,000 रुपए का काम, हाँ, 2 लाख रुपए का काम हो गया है, ठीक है। बाकी का कितना बचा? 3 लाख। 3 लाख हमारे रेवेन्यू, ठीक है। सिमिलरली व्हेन गुड्स आर सोल्ड और हायर परचेज, इसी तरह से हम गुड्स को सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो इसी तरह से रहता है। द अमाउंट कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट्स इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड, मतलब इसी तरह से अगर हमने कोई माल खरीदा, राम ने माल खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब वो कहता है मेरे पास इकट्ठा पैसा नहीं है, मैं तो किस्तों में दूंगा, ठीक है, 5 किस्तों में देगा। तो वो 5 किस्तों में देगा, तो अगर राम ने मेरे को 2 किस्त दे दी है तो मेरे पास 40,000 रुपए आ गए हैं, तो बाकी का रिमेनिंग कितना रह गया? रिमेनिंग रह गया मेरा 60,000 रुपए, ठीक है। ये क्या हो गया? रेवेन्यू, ठीक है, समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ascertaining the amount of profit earned or the loss incurred during a particular period involves deduction of related expenses from the revenue earned during that period। मतलब कोई भी अमाउंट है वो हमें प्रॉफिट भी अर्न करा सकता है, लॉस भी दे सकता है उसी पीरियड में, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करके। The matching concept emphasizes exactly on this aspect. It states that expenses incurred in an accounting period should be matched with revenue during that period. It follows from this that the revenue and expenses incurred to earn these revenues must belong to the same accounting period. As already stated, revenue is recognized when a sale is complete। ये सेल एक कंप्लीट हो जाती है, मतलब पूरी तरह से हो जाती है सेल ऑफ सर्विस रेंडर्ड rather than when cash is received, जब कैश रिसीव हो जाता है। तो इसी तरह से एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड नॉट व्हेन कैश इज पेड। ऐसे ही एक्सपेंसेस को जब तक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक हमने उसको पे नहीं कर दिया, ठीक है। बट व्हेन एन असेट, जब एक असेट्स होती है या सर्विस होती है हैज बीन यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू, जब रेवेन्यू कब जनरेट होता है? जब से वो यूज होने लगती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, जैसे सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है, आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड टू व्हिच दे रिलेट एंड नॉट व्हेन these are paid। So similarly, cost is like depreciation of fixed asset is divided over the period during which a asset is used। मतलब ऐसे समझ लो, जैसे रेंट है, ठीक है, रेंट है, हमें देना है 1,000 रुपए, जब तक हम इसको दे नहीं देंगे तो ये हमारा खर्चा नहीं होगा, ठीक है, ये जनरेट नहीं होगा, रिकॉग्नाइज नहीं होगा। और हमारी कोई फिक्स असेट्स है, ऐसी मशीनरी है, वो तो हमेशा हर साल कुछ भी करो उसमें डेट लगना ही लगना है, ठीक है। लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड हाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स आर मैच्ड विद देयर सेल्स रेवेन्यू which ascertaining the profit or loss on accounting year, we should not take the cost of all the goods produced by or purchased during that period, but consider only the cost of goods that have been goods sold during that year for this purpose, okay। the cost of unsold goods, जब unsold कोई मतलब बिना बिका हुआ माल है, should be डिडक्ट हो जाएगा कॉस्ट में से, ठीक है। जो भी हमने माल खरीदा होगा, जैसे माल हमने खरीदा 50,000 का, ठीक है, उसमें से सेल हो गया 20,000 का, तो जो रिमेनिंग गुड है, मतलब माल है, वो कितना है? 30,000, ठीक है, उसमें से हमें डिडक्ट हो जाता है।
You will learn about this aspect in detail in the chapter on financial statement. मतलब इसके बारे में और डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा देता है, यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। इसके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे investors, lenders, suppliers or other in taking various financial decisions. Okay? In the corporate form of organization, there is a distinction between those managing the affairs of the enterprises and those owning its financial statements. However, are the only basic means of communicating financial information to all interested parties. Okay, it becomes all the more important, therefore, that the financial statements make a full, fair, and adequate disclosure of all information which is relevant for taking financial decision. Okay. अब ऐसे जैसे टू एंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, द इंडियन कंपनी एक्ट 1956 हैज प्रोवाइडेड a format for the preparation of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर अ कंपनी। तो ऐसे कंपनी एक्ट 1956 की तहत क्या होता है, एक कंपनी हमारी हमें क्या प्रॉफिट और लॉस चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम अकाउंट्स बनाते हैं, विच नीड्स टू बी कंपल्सरी अधर्ड टू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स को हमें पता करने के लिए कंपल्सरी है। इसकी बॉडी रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी also mandates complete disclosure to be made by the companies to keep a true and fair view of profitability and the state of affairs. Next topic है consistency. Consistency कैसी कि the accounting information provided by the financial statements would be useful in drawing conclusions regarding the working and of an enterprise only when it allows complete comparisons over a period of time as well as with the working of other enterprises. Thus, both interfirm and interperiod, मतलब firm और period यानी time, ठीक है। Comparisons are required to be made. That this can be possible only when accounting policies and practices followed by enterprises and uniform are consistent over the period of time. जैसे एक इन्वेस्टर चाहता है, an investor wants to know the financial performance of an enterprise in the current year, मतलब कि वो इस साल के करंट ईयर का परफॉर्मेंस जानना चाहता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर कि पहले से कितना ग्रो हुआ है या कम ही हुई है। तो हम क्या करेंगे कि मे कंपेयर दिस ईयर्स नेट प्रॉफिट, तो वो क्या करेगा, इस ईयर का नेट प्रॉफिट से लास्ट ईयर के नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेगा। बट इफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड से विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन इन द 2 years आर डिफरेंट, लेकिन उन दोनों की कंपेयर में जो हमारी डेप्रिसिएशन होगी वो डिफरेंट होगी, द प्रॉफिट फिगर्स विल नॉट बी कंपेरेबल because the method adopted for the valuation of stock in the past 2 years is a consideration. It is therefore important that the concept of consistency is followed in preparation of financial statement, so that the result of 2 accounting periods are comparable. Consistency elements personalize and help in achieving results that are comparable. Okay, next आ जाते हैं कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, उसमें भी सेम वही रहता है कंजर्वेशन पर, इसमें भी इतना ज्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट। इसके बाद आ जाते हैं हम मैटरलिटी कॉन्सेप्ट। मैटरलिटी कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटरलिटी रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट्स। इसमें क्या होता है, मटेरियल पर फोकस किया जाता है, एफर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड इन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग फैक्ट, मतलब इसमें जो वेस्ट होता है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। प्रेजेंटिंग फैक्ट्स यानी कि जो हमारा एक्चुअल में मटेरियल है उसी पर फोकस किया जाता है, विच आर इमेटेरियल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, जिससे हमें इनकम होगी। द क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इज व्हाट इज मटेरियल फैक्ट, मटेरियल फैक्ट क्या है।
मतलब क्या है ये मटेरियल फैक्ट? तो द मटेरियलिटी ऑफ अ फैक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व, मतलब ऐसा मटेरियल जिसके हमें अमाउंट मिल सके, जिससे हमें प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। एनी फैक्ट वुड बी कंसिडर्ड एज मटेरियल if it is reasonably believed that is its knowledge would influence the decision of informed user of financial statement। जैसे मनी स्पेंड ऑन क्रिएशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी ऑफ अ थिएटर, मतलब थिएटर बनाने के लिए हमने उसमें कुछ और नया करा दिया, तो उसमें कुछ अमाउंट मटेरियल लगा दिया, वुड बी मटेरियल फैक्ट एज इट इज गोइंग टू इंक्रीज, तो उससे क्या हुआ, इंक्रीज हुई, बढ़ गया, तो दी फ्यूचर अर्निंग बढ़ेगी, कैपेसिटी, ठीक है, enterprises की। तो similarly information about any change in the method of depreciation adopted or any liability which is like to arise is near future which would be significant information। समझ आया? और जैसे फिर से समझा देती हूँ कि आपका स्टडी रूम, ठीक है, स्टडी रूम में आपने क्या किया, आपके टेबल है, एक चेयर, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब आपको बुक्स वगैरह सारी क्या है, कवर्ड भी नहीं है, तो आपने टेबल पर रख ली। अब आपके पास बुक्स बहुत सारी आ गई पढ़ने के लिए, तो आपके जगह नहीं है, तो क्या करोगे, आप सोचोगे अरे इसमें कवर्ड लगवा देते हैं, तो कवर्ड लगवा देंगे, क्या होगा, बुक्स रख जाएगी हमारी, हमें सुविधा मिल जाएगी पढ़ने के लिए, है ना। तो ये क्या, ये रेवेन्यू का क्रिएट कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि उससे हमें प्रॉफिट तो नहीं हो रहा ना, तो हाँ बस ये कि हाँ अच्छा लग रहा है, बढ़ गया है, कीमत बढ़ गई। बट इसी को हम बिजनेस में लेके चलते हैं। बिजनेस में क्या है, हमारा एक थिएटर, ठीक है, मूवी हॉल है, मूवी हॉल में अच्छे खासा म्यूजिक लगा है, बट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर हमें उसे बहुत अच्छा करना तो हमें उसको रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कुछ नया कराना पड़ेगा, तो कुछ नया कराएंगे तो इंक्रीजमेंट भी होगा ना, प्रॉफिट भी मिलेगा, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है, ये मटेरियलिटी है। All such information about material facts should be disclosed through the financial statements and the accompanying notes so that users can take informed decision. In certain cases, when the amount involved is very small, ये छोटा भी हो सकता है, strictly adherence to accounting principles is not required. For example, जैसे stock of erasers, pencil, scales are not shown in other assets। मतलब कि जैसे अब हमने इकट्ठा कर लिया स्टॉक, इरेजर, पेंसिल, शीट्स का, स्केल्स का, पेन का, तो वो हमारे लिए असेट्स नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, तो वॉट एवर अमाउंट ऑफ स्टेशनरी इज बॉट इन अकाउंटिंग पीरियड इज ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। ये क्या है, इस समय के लिए वो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, वेदर कंज्यूम्ड और नॉट, ठीक है। इसको हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कंज्यूम भी कर सकते हैं, मतलब यूज भी कर सकते हैं। The amount spent is treated as revenue expenditure। इसको हम किस तरीके से अमाउंट को ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। टेक इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकाउंट में डालेंगे, एक्सपेंडिचर के अकाउंट में, ठीक है, समझ आया। अब है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है, the concept of objectivity requires that accounting transaction should be recorded in an objective manner। इसमें क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन किया जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव मैनर में किया जाता है, यानी कि वस्तु के रूप में किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, फ्री फ्रॉम द bias of accountants and others। This can be possible when each of the transaction is supported by वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांजेक्शन किया है, परचेज ऑफ मटेरियल का परचेज किया है, मे बी सपोर्टेड बाय द कैश रिसीट बाय द फॉर द मनी पेड, मतलब हमें कैश रिसीट भी हो सकता है, मनी भी पे किया जा सकता है। इफ दिस सेम इज परचेज ऑन कैश, अगर यदि यही कैश में परचेज किया गया हो तो कॉपी ऑफ इनवॉइस में डालेंगे, डिलीवरी चालान भी हो सकता है। इफ दिस सेम परचेज ऑन क्रेडिट, यदि हम क्रेडिट में खरीदा माल, उधार खरीदा है, तो क्या होगा, सिमिलरली रिसीव्ड फॉर द अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ अ मशीन becomes the documentary evidence for the cost of machine and provides an objective bias। मतलब कि अगर हमने मशीन खरीदी तो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है।
वेरीफाइंग दिस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेंगे. वन ऑफ द रीजन फॉर द अडॉप्शन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द बायस basis of recording accounting transaction is that adherence to the principle of objectivity is made possible by, okay, as stated above, the cost actually paid off for an assets can be verified for the from the documents, but it is very difficult. लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि मार्केट वैल्यू की असेट्स में मार्केट वैल्यू क्या है इस असेट्स की, है ना, एक्चुअली में कितना सेल हुआ है. जब तक हमारा सेल नहीं हो जाता तब तक मार्केट वैल्यू क्या है. नॉट ओनली दैट द मार्केट वैल्यू may vary from person to person and from place to place. मतलब इसको पर्सन टू पर्सन ही नहीं, इसको जगह के हिसाब से भी पता करना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड इफ सच वैल्यू इज अडॉप्टेड फॉर काउंटिंग पर्पस. बस आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो. और आगे बने रहिएगा, आगे हम पढ़ेंगे जीएसटी. व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या होती है. ओके, थैंक यू.